नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यूँ तो बहुत सी अहम सियासी डेवलपमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में लोकल बॉडीज़ के जो बॉडीज़ हैं उनको बहाल कर दिया है, एक अहम फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट के एक और बेंच ने डस्का NA 75 में जो इलेक्शन होने थे 10 अप्रैल को, उनके उस इलेक्शन को भी रोक दिया है। ताहम मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता चंद घंटों की सबसे अहम जो डेवलपमेंट आज की है वो है जहाँ PDM की सियासी जमातें एक बार फिर हमें मुत्तहद होते नज़र आती हैं। और उनका इत्तेहाद उस हवाले से है जहाँ मरियम नवाज साहिबा PMLN की लीडर कल नैब के सामने पेश हो रही हैं। उनको बुलाया गया है चौधरी शुगर मिल के केस में, और इस मौके पे ये सारी जमातें और उनके वर्कर्स जो हैं एक दफ़ा फिर इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ एक मुजाहरा करने के लिए, शो ऑफ फोर्स करने के लिए। और इस यूनिटी का जिस इत्तेहाद का इस वक्त मुजाहरा किया जा रहा है, ये क्यों अहम है? ये इसलिए अहम है कि इससे पहले ऐसा लगता था कि PDM की जमातों में इंतशार है, उनका शराजा बिखर रहा है सेनेट के इलेक्शन के बाद। ये चीज़ उस वक्त एक पिच पे आ गई जब 21 तारीख को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने सेनेट में अपोजिशन के लीडर के हवाले से ये कहा। मुत्तफ़िका PDM का फैसला था। सेनेट चेयरमैन के लिए सब जमातें जो हैं PDM में जो शामिल हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी, वोट भी देंगी। डिप्टी चेयरमैन है, उसके लिए JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब, उनको भी सपोर्ट करेंगी। और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब चूंकि ये असूली फैसला हो चुका है और किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि असूल के तहत इसी फैसले पर सब जमातें जो हैं वो खड़ी रहेंगी। मरियम नवाज साहिबा ने सिर्फ ये असूली मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, उन्होंने एक ख़तरनाक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लफ्ज़ सेलेक्टेड इस्तेमाल किया। उस ट्वीट को आपको स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब दिखा सकते हैं। ये वो ट्वीट था जिसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो ने, जो बहुत ही कम कभी अपनी बरहमी का इजहार करते हैं, उन्होंने अपनी बरहमी का इजहार यूँ किया। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। बिलावल जरदारी भुट्टो के इस बयान का बैकग्राउंड ये था कि PMLN के रैंक एंड फाइल से और सेकेंडरी लीडरशिप से मसलसल इस किस्म की आवाज़ें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी अपने आप को फिट कर रही है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और सेनेट में एक के बाद जो है एक बेट्रेयल का प्रोसेस है। जब ये चीज़ें सामने आई तो मौलाना फजल रहमान बहुत एक्टिव हो गए। उन्होंने एक तंबीह की कि दोनों नौजवान जो हैं उन्हें अपनी इस किस्म के सियासी बयान जो है वो नहीं देने चाहिए। अब से चंद घंटे पहले मैं राना सनाउल्लाह साहब का आपको दिखाता हूँ टुकड़ा, जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग का टुकड़ा है, जिनकी साथ पीपल्स पार्टी भी खड़ी है, मौलाना के नुमाइंदे मौलाना गफूर हैदरी भी उनके साथ खड़े हैं, जहां एक बार फिर ऐसा लगता है कि जमातें इकट्ठी हो रही हैं। खौफ के इस आलम में जो है वो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के ऊपर आज की रात जो है वो बड़ी भारी है। ये कल तक जो है इनकी जो है वो जान निकली जा रही है, और मरियम नवाज शरीफ के इनको डरावने ख्वाब आ रहे हैं कि कल जो है वो पता नहीं क्या होगा। राना साहब के इस बयान का बैकग्राउंड ये भी है कि नैब अदालत में गई हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में गालिबन इस हजूम को रोकने के लिए, और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हमें सियासत में मत घसीटें। ये वो पॉइंट है। कल क्या होने लगा है, कैसे पीपल्स पार्टी और PMLN दोबारा इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं, यहीं से हम आगाज़ करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब, और मुझे साथ ही पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर सईद गनी साहब मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट। सेनेटर सईद गनी साहब, क्या वजूहात थी कि आप एक अलग अलग नज़र आ रहे थे, एक इंतशार की सी कैफियत थी, और क्या हुआ है कि ये इंतशार ख़त्म हो गया है और पीपल्स पार्टी आके PMLN के साथ खड़ी हो गई? तो सर देखिए, एक तो ये बात मेरे समझनी भी चाहिए और फवाद साहब उसको समझते भी होंगे कि मुख्तलिफ नज़रियात और सोचें रखने वाली जमातें PDM में इकट्ठी हैं, और ये तो मुमकिन नहीं है कि इतनी जमातें इकट्ठी बैठे हैं और उनमें इख्तलाफ राय ना हो। हर इजलास, हर मीटिंग में इख्तलाफ राय होता है, और उसके बाद जाकर कंसेंसस डेवलप किया जाता है किसी मिनिमम कॉमन एजेंडे के ऊपर। आखिरी इजलास में जो सिर्फ बात शायद पिछले मीटिंग्स के मुकाबले में शायद गलत हो गई या जो नहीं होनी चाहिए थी,
कि मीटिंग्स में होने वाली बातें ना सिर्फ ये कि बाहर आई, बल्कि फिर उसके ऊपर जो तबसरे भी जो है वो शुरू हो गए मुख्तलिफ जमातों की जानिब से। और मैंने उस वक्त भी शायद कहा था कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद PTM इससे टूट जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, वो गलत है। जमातें बैठेंगी और ये एक साथ फिर चलेंगी और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक प्लान है कि हमारा हम किस तरह आगे जाएंगे, उस हुकूमत को हम छुट्टी कराएं, उस पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपने देखा कि चीज़ें बेहतर हुई हैं और अब अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आगे बेहतरी की तरफ मिनिमम कॉमन एजेंडा अब क्या है? मिनिमम कॉमन एजेंडा अब क्या है? जी इस मुल्क में पार्लियामेंट को, अदलिया को, मीडिया को, सियासत को, सियासी जमातों को जो आइन और कानून के मुताबिक उनका रोल है वो अदा करने के लिए आज़ादी दिलाना है। जो पाकिस्तान की सियासत में, सियासी जमातों में मुदाखलत है उसको ख़त्म करना है और इस मुल्क में अवाम जिसको वोट देते हैं, जिसको हक़ हुक्मरानी अवाम की तरफ से मिले, वही हुक्मरान हो। कोई और शख्स किसी और तरीके से, कोई और जमात किसी और तरीके से मुसलत ना हो। ठीक, ये बड़ा आपने ऐसे एकेडमिक किस्म का बताया, ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर सईद गनी बता रहे हैं, सियासतदान नहीं बता रहे। लेकिन फवाद चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। फवाद चौधरी साहब, आपकी जमात ने फवाद चौधरी साहब, आपकी जमात के लीडरान ने PDM की फातिहा पढ़ने में बहुत जल्दी कर दी, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा लगता है कि PDM एक बार फिर आपके खिलाफ मुतहद हो रही। नहीं, देखिए मोहम्मद, इनका तो पहले ही जो मैंने ये बात पहले ही कही थी कि PDM एक ऐसी गाड़ी है जिसकी स्टीयरिंग किसी के पास है, ब्रेक किसी के पास है, ड्राइवर कोई और है और इंजन जो है वो किसी और के कब्जे में है। तो ऐसी गाड़ी जाहिर है कितनी देर सड़क पर रह सकती थी, उसने तो टकराना ही टकराना था। और किसी एक भी मौजू के ऊपर इनके आपस में ख्यालात नहीं मिलते। सही है कि रीजनल पार्टीज़ हैं जिन्होंने सब ने अपना अपना एक इत्तेहाद किया है। पीपल्स पार्टी एक इंटीरियर सिंध की पार्टी है, PMLN सेंट्रल पंजाब की पार्टी है और JUI जो है वो चंद KP के जो जनूबी अजला है उनकी पार्टी है। तो उन्होंने एक इत्तेहाद तो किया है, लेकिन ये गवर्नमेंट को चैलेंज देने की पोजीशन में कभी भी नहीं थे। और ये जो मामला था कि रेजिग्नेशंस का, उसमें पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड था वो इसलिए दुरुस्त भी है कि पीपल्स पार्टी निज़ाम का हिस्सा थी, उनके पास सिंध की गवर्नमेंट है, वो क्यों इस्तीफा देंगे। PMLN में भी अगर आप देखें तो सिर्फ मरियम नवाज और जो ग्रोह पार्लियामान से बाहर है वो कह रहे हैं आप इस्तीफे दें। जो लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं, उनका हिस्सा हैं, वो तो नहीं इस्तीफा देने को तैयार। लिहाजा ये जो सारा एक समझिए कि जिस कैनवस के ऊपर ये तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो कैनवस उस तस्वीर के लिए बना ही नहीं था, लिहाजा वो तस्वीर नहीं बन रही है। अब तो तकरीबन देखिए 2.5-3 साल तो हो गए हैं ये हुकूमत को। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त ये जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स की जो भी चूरन बेचने की कोशिश की है, वो चूरन नहीं बिका। लाहौर के लोग इनके साथ नहीं निकले, रेजिग्नेशंस जो हैं ये नहीं उसके ऊपर इकट्ठे हो सके, और अगली जो इनका जो स्ट्रैटेजी है वो भी लोगों को तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये चाहते क्या है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, मुझे ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा खसूसी और ब्यूरो चीफ ने, मियाँ शाहिद नदीम साहब ने, लाहौर से। सिर्फ हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, मैं ज़रा आपको एक पिक्चर बिल्डअप कर दूँ आपके सामने। मियाँ शाहिद नदीम साहब, तीनों बड़ी सियासी जमातें, उनके साथ बहुत सी छोटी जमातें मिल के कल मुजाहरा करना चाहती हैं नैब के दफ्तर के बाहर, जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर एक इंक्वायरी के सिलसिले में, केस के सिलसिले में पेश होंगी। कितना सीरियस लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस खड़ा हो सकता है वहाँ पर? देखिए डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो है कारकुन जज्बाती होते हैं और वो नैब ऑफिस एक ऐसा इदारा है और सरकारी इदारा जहाँ पर मरियम नवाज को जो है वो पेशी के लिए बुलाया गया और उनसे सवालात किए जाएंगे, वहाँ पर दूसरे लोग भी आते हैं। ये जो है वो अचानक इनका एक प्रोग्राम बना के रैली की सूरत में आ जाए। इससे कबल भी जब मरियम नवाज वहाँ पर उनको बुलाया गया था तो वो बाकायदा वहाँ पर जत्था लेकर पहुंची थी और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वहाँ पर नैब की इमारत पर पथराव किया गया था। मैं खुद उस इवेंट को कवर कर रहा था, मैं वहाँ पर मौजूद था और हमने ये दिखाया था कि वो पत्थर बाकायदा तौर पर जाती उमरा से गाड़ी में रख कर लाए गए थे। जबरदस्त। कल भी अब जो है वो एक अजीब सी पैनिक क्रिएट की जा रही है और बाकायदा उसको रेड जोन करार दे दिया गया है। वहाँ पर जो है वो कानून नाफिज
करने वाले इदारों ने उसको कॉर्डन ऑफ भी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पूरी पीडीएम जो है वो वहां पर आना चाहती है। ये मेरी सहाफती जिंदगी में मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। इज़हार यकजहती किस चीज के लिए? या तो वो कोई जलसा हो रहा हो, कोई जुलूस हो रहा हो, कोई जो लॉन्ग मार्च की अशोई, मुझे तो ये लगता है कि वो अशोई कर रहे हैं जो लॉन्ग मार्च में इनका नाकाम हुआ। तो मियां शाहिद नदीम साहब सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या लाहौर की पुलिस और उनके सीसीपीओ के बयान हम देख रहे थे, क्या लाहौर की पुलिस इस हजूम को, वर्कर्स को रोकेगी? देखिए, अगर किसी ने भी, ये सीसीपीओ की जानिब से भी बयान आ गया है, कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों की तरफ से भी ये चीज आ गई है कि अगर जो है वो कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई तो कानून जरूर हरकत में आएगा और फिर जो है वो कानून अपने जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा करेगा और फिर उनको जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो सजा भी दी जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद नदीम, ब्यूरो चीफ रोजनामा 92 ने लाहौर से बता रहे थे कि नैब के गिर्द के मुजाहरा करने का प्लान है पीडीएम की जमातों का और उनके वर्कर्स का। जरा क्विकली इसमें लेके आऊं सेनेटर सईद गनी साहब को। सईद गनी साहब, अगर कल पीएमएलएन, क्योंकि जाहिर है वो ज़्यादा नाराज़ हैं आपके मुकाबले में, अगर कल उन्होंने वहाँ वायलेंस करने की कोशिश की, जो कि सीसीपीओ और लाहौर की पुलिस ने कहा है कि वो नैब के दफ्तर के बिल्कुल बाहर जाके लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि वायलेंस नहीं करेंगे, इसलिए कि मुझे याद है कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी नैब गए थे इस्लामाबाद में, तो पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनान और कुछ हम जैसे जो वर्कर हैं वो पहुंच गए थे वहाँ, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। लेकिन इनकी जो पुलिस थी वहाँ पर, उन्होंने लाठीचार्ज भी किया, एमएनएस को भी पकड़ा और दीगर कारकुनों को भी पकड़ के उन्होंने जाके हवालात में डाल दिया, बंद कर दिया था। तो उससे सूरत हाल ख़राब होती है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसको तरीके से हैंडल करेगी, और जाहिर है कि ये पूरा मजमा नैब के दफ्तर के अंदर तो नहीं जाएगा ना, अंदर तो जाहिर है कि वालिद साहब जाएंगे या साथ उनके कोई एक दो वकला होंगे या उनकी जो टीम होगी वो जाएगी, बाकी लोग तो बाहर खड़े होते हैं और इज़हार यकजहती के लिए अपनी लीडरशिप के साथ खड़े होने के लिए अगर उनके कारकुनान आना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद पीटीआई की पंजाब गवर्नमेंट पिछली दफा पत्थर ले आए थे मुझे नहीं पता लाए थे या क्या कुछ हुआ था, लेकिन हंगामा अगर शुरू हुई होगी तो फिर शायद कोई कार्रवाई होगी। अभी आपने सुना ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि पत्थर गाड़ियों में भर के जाती उमरा से लाए थे। अच्छा, मुझे नहीं पता नहीं, अगर आपके वो ब्यूरो चीफ जाती उमरा से उनके साथ आए हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन अच्छा, ये कि लेकिन ये है वो कह रहे थे कि नहीं, वो फुटेज तो सारी दुनिया देख चुकी है, वो 92 न्यूज ने ही ब्रेक की थी। अच्छा, हो सकता है 92 न्यूज ने ही वो ब्रेक की थी, वो रिलीज हो गई थी सारी वो। अच्छा, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी ये पता है। आप नहीं समझते कि वायलेंस का खतरा है? फवाद चौधरी साहब, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसको तरीके से हैंडल करेगी, बड़ा चैलेंज है, खराब नहीं करेगी तो वायलेंस नहीं होगा। अब अलग बात है अगर पुलिस डंडे बरसाना शुरू कर दे, गिरफ्तारियां शुरू कर दे, तो फिर तो जाहिर है कि सामने से रिएक्शन होता है। सही। देखिए मोहित साहब, मैं तो फवाद चौधरी साहब, पीएमएलएन तो चाहेगी कि बलवा हो जी। मुझे तो इस पॉलिसी की भी कुछ इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई है कि आखिर नायब ने 2.5 साल के बाद अभी तक जो है वो इन्वेस्टिगेशंस ही हो रही हैं और लोगों का, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो समझते हैं कि ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए। अब अगर रोज़ाना ही हम उन्हें थिएटर लगाने का मौका देंगे, रोज़ाना ही इस तरह से, पिछली दफ़ा भी नायब ने उनको बुलाया, लोग इकट्ठे हो गए और वो जो है वापस चली गई। अब देखें, या तो आप उनको इस तरह से बुलाएं ना, और अगर बुलाएं तो फिर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। क्या किसी साइकिल चोर के ऊपर पुलिस को जब कार्रवाई करती है तो वो अपने लोगों को लेके थाने पहुंच जाता है? या जो बाकी रोज़ाना पुलिस में इन्वेस्टिगेशंस आती हैं, अगर इस तरह से रियासत अलाउ करेगी कि उसकी रिट को चैलेंज किया जाए और लोग जो हैं वो मॉब लेकर के हमलावर हो जाएं, अगर आप उनको सवाल के लिए बुलाएं, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते। और ये हमारा एक रवाज रहा है अनफॉर्चुनेटली। फवाद चौधरी साहब, पिछली दफ़ा माफ़ कीजिएगा फवाद चौधरी साहब, पिछली दफ़ा जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे आई और गाड़ियों में पत्थर वगैरह थे और पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकी थी, तो हमारे कानों में ये बात भी सुनने में आई थी अंदरून खाना के उस वक़्त के जो लाहौर के पुलिस चीफ थे वो कुछ उनके साथ तावन कर रहे थे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ, उन्होंने वो एहतियाती इक़दामात नहीं उठाए थे और उसके नतीजे में प्रोसेस चला ही नहीं था।
अब आपको क्या लगता है कि कल भी क्या हजूम ऐसा होगा कि ये नैब का प्रोसेस ही नहीं चल पाएगा, पुलिस सरेंडर कर देगी या पुलिस सख्ती करेगी तो फिर एक सियासी जो है झगड़ा खड़ा हो जाएगा? तो मुझे नहीं पता इसके ऊपर कि क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये तो बता सकते हैं या नैब बता सकता है, चीफ मिनिस्टर बता सकते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर बता सकते हैं, क्योंकि ये तो उन लोगों ने जाहिर है कि कोई अपनी बनानी है, उनकी क्या पॉलिसी है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन सिर्फ ये है कि ये जो तासुर जाता है कि ताकतवर लोग जो हैं वो आपको इदारों को शिकस्त देकर भी आगे चल सकते हैं। इससे रियासत की रिट ख़राब होती है, कानून के ऊपर एक जो लोगों का एतमाद है वो मजरूह होता है और सारा प्रोसेस जो है उसके ऊपर सवालिया निशान आ जाता है। सो मेरे ख्याल में जो मुकदमात बने हैं या जो केसेस अब तक हुए हैं उसमें उसको मंतकी इंजाम तक ना पहुंचाने के ऊपर ना सिर्फ ये कि लोग जो हैं वो उनका इत्मीनान नहीं है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी एक दफ़ा से ज़्यादा जगह पे ये बात कर चुके हैं कि हमें उसके जो उम्मीदें थी एहतसाब के ऊपर वो उस तरीके से पूरी नहीं हो पा रही। लिहाजा ये ज़रूर एक बात है कि मैं ये समझता हूँ कि जो सारा एक प्रोसेस है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और ये नहीं हो सकता कि आप किसी को रियासती इदारा तलब करें और वो आगे से जत्था लेके पहुँच जाए। इस तरह तो फिर रियासत की रेट ही नहीं रहेगी। हमारे यहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने भी यही रवतीरा रखा है रियासत से, और अब मरियम नवाज ने भी नया काम ये शुरू किया। सईद गनी साहब, फवाद चौधरी साहब तो उल्टी ही बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि नैब ने वो काम किया ही नहीं है। ऑपोजिशन तो प्रोटेस्ट करती है कि मैं कमर ज़मान कायरा साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये सारे नोटिस आते ही तब हैं जब ऑपोजिशन को डराना होता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि नैब ने किसी भी केस को मंतकी इंजाम तक तो लेके गए ही नहीं है, ये शोमैनशिप ही करते हैं नैब वाले। देखिए, उसूली तौर पर जो फवाद साहब कह रहे हैं वो बात ठीक है। अगर तो नैब एक आज़ाद इदारे के तौर पे काम करते, अक्रॉस द बोर्ड काम कर रहा होता, वो उनके अंदर ये तफरीक नहीं होती कि जी कौन हुकूमत में है, कौन अपोजिशन में है, कौन PTI में है, कौन PMLN में या पीपल्स पार्टी में है, तो उनकी बात ठीक थी। लेकिन बदकिस्मती से जब नैब को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, अपोजिशन की आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, तो फिर ये तवक्को कोई ना करे कि जी वो तो सारा गंद करते रहेंगे, इशारों पे चलते रहेंगे, ऑपोजिशन को तंग करते रहेंगे। लेकिन ऑपोजिशन कहेगी नहीं ठीक है, चूँकि जी बहुत बड़ा इदारा है इसलिए इसके सामने में कुछ नहीं बोलना है। तो ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि नैब ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो थोड़ी बहुत थी इस हुकूमत के दौर में आके उसका भी जनाजा निकाल दिया है। और सवाल ये ज़रूर बनता है कि जब चीनी के कमीशन पे चीनी पर इन्होंने खुद कमीशन बनाया था, वीट पर इन्होंने खुद कमीशन बनाया था, LNG के अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, उसमें मुझे नहीं पता कमीशन बनाया कि नहीं बना, दवाइयों की तहकीकात करने का इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया था। इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर PTI के अपने लोग मुलविस हैं। मुझे ये बताइए कि नैब ने किसी एक को नोटिस भेजा है अभी तक? जिनकी कमीशन की रिपोर्टें मौजूद है, मेरे पास भी कॉपियाँ मौजूद है, आपके पास भी यकीनन होंगी, वो सारी मौजूद है, उनको तो किसी को नहीं भेजा। कमीशन तो वैसे उन्होंने बहुत बनाए जी। अच्छा, मैं चले एक ब्रेक ले लूँ। सईद गनी साहब, ये खासा हलचल का पैराहा है, एक जंक्शन है जिसमें हुकूमत को भी नैब पे एतमाद नहीं है। फवाद चौधरी साहब खासे डिससेटिस्फाइड हैं नैब की परफॉर्मेंस से। ऑपोजिशन भी समझती है कि नैब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हुकूमत समझ रही है कि नैब काम नहीं कर रही है। तो मामला आखिर है क्या? और भी बहुत से इशूज़ हैं, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। वहीं से बात का आगाज़ करते हैं जहाँ से बात ख़त्म हुई थी। फवाद चौधरी साहब, आपने वक्फे से पहले बड़ी मुफस्सल बात की। आपकी बात समझ में भी आती है कि नैब किसी भी केस को मंतकी इंजाम तक नहीं ले जा सकी है। नैब की कार्रवाई जो है उसमें खासे कमज़ोरियाँ और डिफेक्ट नज़र आते हैं। लेकिन ऑपोजिशन को सुने, सईद गनी साहब को सुने, तो वो ये समझते हैं कि नैब जो है उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया है। और फिर एक सवाल ज़ाहिर है सुनने वालों के जहन में आता होगा कि हुकूमत आपकी है, आप खुद कह रहे हैं 2.5 बरस से ज़्यादा हो गए, हुकूमत आपकी है, अगर नैब की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है तो आप उसे ठीक क्यों नहीं कर पाते? देखिए, पहली बात तो ये है मोहित कि ये जो नैब का स्ट्रक्चर है ये तमाम का तमाम जो है या सईद गनी साहब की पार्टी का बनाया हुआ है या PMLN का बनाया हुआ है। 1997 में ये कानून जो है वो बना था पहली बार। उसके बाद ये तो हैरानकुन बात है जो सईद गनी साहब ने कही है कि ये क्रेडिबिलिटी नैब की क्रेडिबिलिटी पीपल्स पार्टी के दौर में तो ख़त्म ही हो गई थी। और बाद में ये जो कमर ज़मान साहब ने आके किया
PMLN के दौर में वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने सर पकड़ के बैठ गई कि क्या इन्होंने नैप ने किया है। एंड टू बी फेयर विद जावेद इकबाल साहब कि जो थोड़ी बहुत कोई नैप की क्रेडिबिलिटी अगर बनी है या कोई दोबारा नैप के इदारे ने वर्किंग शुरू की है तो वो जावेद इकबाल साहब के दौर में ही शुरू हुई है। अब दूसरी बात आ जाइए केसेस के ऊपर। ये केसेस जो इस वक्त सारे जो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, इनमें से एक भी केस हमारा तो बनाया हुआ ही नहीं है। ये या तो सईद गनी साहब के बनाए हुए पीपल्स पार्टी के केसेस हैं या फिर नवाज शरीफ साहब के दौर के केसेस हैं जो कि पीपल्स पार्टी के ऊपर चल रहे हैं। सो मुझे ये एक ही फोरम के ऊपर PDM में बैठे हुए हैं, या तो ये एक दूसरे से माफी मांगे और कहें कि हमने आपके ऊपर गलत केस बनाए थे, और या ये कहें कि वो जो PMLN के दौर में, और फिर दूसरी बात जो तमाम केसेस हैं वो कोई ओरल एविडेंस का तो केस ही नहीं है कि पहले होता था जैसे जरदारी साहब के खिलाफ केसेस बने थे 97 में या उससे पहले, उसमें ये होता था कि नवाज शरीफ साहब बंदा पकड़ते थे उनके दौर में, सैफुर रहमान, उनको जो है वो थाने में ले जाके तशद्दुद करते थे, मर्जी का बयान ले लेते थे। अब जो केसेस हैं जरदारी साहब के ऊपर हैं या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हैं या मरियम के ऊपर है, ये तो ओवरऑल एविडेंस के केसेस ही नहीं है। इनमें तो इंतहाई अरकरेजी के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कहाँ पैसा किस अकाउंट से किधर गया, फालूदे वाला कौन था, पापड़ बेचने वाला कौन था, उन्होंने पैसे कहाँ जमा कराए, वहां से पैसे किस अकाउंट में गए, अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गए, और पूरी एक लेयरिंग की गई जो कि सबके सामने है। अब जो मामला ये कह रहे हैं कि ये केसेस जो हैं वो नैब के केसेस की क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो फिर सबसे पहले तो आप एक इजलास करें, उसमें लोगों से माफी मांगें कि हमने आपके ऊपर गलत केसेस बनाए थे, क्योंकि PTI और फिर PTI का चेयरमैन नैब से लेके एक भी बंदा PTI का अपॉइंटेड नहीं है नैब में, सारे लोग इनके अपने अपॉइंटेड है। सिर्फ एक आखिरी बात जो गिला है ना जी, वो ये है कि अगर इस मुल्क में जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब भी करप्ट नहीं है तो फिर तो मुल्क करप्शन फ्री है, फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। और इनके ऊपर जो एविडेंस है वो इतनी ओवरवेलमिंग है कि उसके ऊपर कंक्लूजन नहीं हो रही। अब नैब कहता है कि देखिए हमने तो अदालतों में केस दे दिए हैं, अब अदालतें जाने और केसेस जाने। दूसरी तरफ केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा नैब ने कर दी है कि जो हम बात कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे कि आप थोड़े केसेस रखें और उस केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आया। मैं सईद गनी साहब अच्छी बात कही, क्या जवाब है? जी बड़ी दिलचस्प बात कही है इन्होंने। मैं आसिफ अली जरदारी साहब करप्ट हैं या नहीं है, अगर आपके पास टाइम हो तो फवाद चौधरी साहब जब हमारी हुकूमत में थे शामिल, इनके अपने बयानात आसिफ अली जरदारी साहब की करप्शन के खिलाफ जो थे वो चला दीजिए, वो काफी हो गए। मुझे तो अच्छा ये तो 2017 में मुकम्मल हुई है। एक सेकंड जरा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ नहीं, आप जब थे वो आपके बयानात थे ना, जब नवाज शरीफ साहब के दौर में आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर केसेस बन रहे थे और इफ्तिखार चौधरी साहब ने पूरा एक अभी भी बता नहीं वो बहरहाल आपके इंटरव्यू जो भी है डॉक्टर साहब थोड़ी सी रिसर्च करवा के निकलवा लीजिएगा, 2-4 इनके इंटरव्यूज ना, तो वो चला दीजिएगा, तो उसका जवाब साहब ऐसे बयान है आपके क्या? इनकी मैं भिजवा दूंगा आपको, कोई मसला नहीं। मैंने अभी ये बताया, मैं भिजवा दूंगा। मैंने अभी ये बताया दूसरी कि जो केसेस ये 2015 में जो इस वक्त जरदारी साहब के ऊपर कायम हुए हैं उनमें ओरल एविडेंस तो है ही नहीं। जो पहले केसेस थे, मसलन मंशियात के केस में जरदारी साहब को जो अरेस्ट किया गया था वो बिल्कुल गलत केस था, उसमें तो थानेदार को पकड़ा गया, मारा गया, उसको किया गया। ये अब जरदारी साहब पे या नवाज शरीफ के ऊपर उनमें कोई ओरल एविडेंस तो है ही नहीं, वो तो आपके सामने है जो कागज। अच्छा मैं ऐसा कर देता हूँ ना, देखिए मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ। सईद गनी साहब वो कह रहे हैं कि पहले केसेस में ओरल एविडेंस होती थी, उसमें एक हैरेसमेंट का एलिमेंट था, अब तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केसेस हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के केसेस हैं, वो ये कह रहे हैं। अच्छा मैं आ जाता हूँ इसमें भी। देखिए चेयरमैन नैब का उन्होंने कहा कि इनके दौर में आके कुछ साख बहाल हुई है। इसी चेयरमैन नैब ने एक इंटरव्यू दिया जावेद चौधरी साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि हवाओं का रुख बदलेगा और इनकी हुकूमत के मुतल्लिक भी मेरे पास बहुत सारी फाइलें हैं, लेकिन अगर मैं एक फाइल खोलूंगा तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी। ये मैंने नहीं कहा, चेयरमैन नैब का अपना इंटरव्यू है। नैब की साख अगर बहाल हो गई है तो ये आपका ही कमाल है। वैसे जितना जुलूस और जनाजा इस दौर में निकला है वो शायद तारीख में कभी नहीं मिलेगा।
हमारे दौर की आप बात करते हैं तो वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने नैब के अंदर इंटरफेरेंस की थी, उन्होंने नैब की जो फंक्शनिंग थी उसके अंदर मदाखलत की और उसको काम नहीं करने दिया। उस वक्त भी नैब हमारे कहने पर नहीं चल रही थी, उस वक्त भी नैब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के कहने पर चलती रही है। तो हमें तो कभी ये इख्तियार ही नहीं मिला कि हम नैब को इस तरह नचाएं जिस तरह आप नचा रहे हो। और मुझे बता देना कि खुर्शीद शाह साहब कितने अरसे से जेल में हैं, पता नहीं कोई 105 क्या ये नचा रहे हैं? वैसे आपको यकीन है कि ये नचा रहे हैं? सही गनी साहब आपको इन्हें कंट्रोल है नैब पे? क्या मतलब इन्हें कंट्रोल है नैब पे? कंट्रोल नहीं है फवाद चौधरी साहब। बेसिकली जो सईद गनी साहब का एक सारा होगा ना कि जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने पहले बनाना है कोई, तो उन्होंने चले कहा कि वीडियो को यूज कर लें। मैंने तो आपसे ये बड़ी सिंपल बात पूछी है कि जो मुकदमा जिस वक्त नवाज शरीफ और मरियम के ऊपर हैं या बाकियों के ऊपर, उसकी इन्वेस्टिगेशन या पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है या PMLN के अपने दौर में हुई है। अब या तो पीपल्स पार्टी माफी मांगे कि उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस किए थे वो गलत किए थे। अब चेयरमैन नैब को एक्यूज करना हर चीज के ऊपर तो आसान है, लेकिन आप अपने गिरबान में तो झांके ना फिर। और इसी तरीके से जो खुर्शीद शाह साहब के ऊपर या जरदारी साहब के ऊपर जो इस चीज का जवाब भी दिया आपने। टेंशन नहीं, देखिए मैं आपसे कैसे करूं, हर दौर हुकूमत में ये चीजें होती रही हैं बदकिस्मती से, ठीक है ना, केसेस बनते रहे हैं, कार्रवाइयां होती रही हैं, लेकिन जिस भोंडे अंदाज में वो कह रहे हैं केसेस आपने बनाए, क्या जाली बनाए थे आपने? गलत बनाए थे केसेस? ये पूछ रहे हैं बार बार। देखिए सही गनी साहब, क्या केसेस गलत बनाए थे आपने? मेरी अर्ज सुन लें। देखिए केसेस बनते रहे, मैं ये नहीं कहता आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ तो फारूक लगारी के दौर से शुरू हुए अब तक चलते रहे, इनके दौर में भी बनते रहे, वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इदारों को इस्तेमाल करने का जो भोंडा अंदाज इस दौर में हो रहा है वो कभी नहीं हुआ, वो कभी नहीं हुआ। मतलब हमें पता होता है कि ये आदमी अगर ज्यादा बोल रहा है तो उसके खिलाफ होगा काम। मतलब मुझे पहले से पता था कि नैब मेरे पीछे लगा दी गई है, लगाई गई, उन्होंने बड़ी कोशिशें की, तो इदारे तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ये जिस तरह से तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है, मुझे एक बात बताइए कि चीनी के स्कैंडल की तहकीकात इन्होंने करवाई, कमीशन इन्होंने बनाया, रिपोर्ट के दौर में आई, किसके खिलाफ कार्रवाई की नैब ने? मुझे बताए ना। आज अगर कोई बंदा दरखास्त दे देगा ना नैब को कि जी सईद गनी की ये प्रॉपर्टियां हैं, वो कुछ नहीं जहमत करेंगे चेक करने की कि दरखास्त ठीक है कि गलत है, सईद गनी के खिलाफ एसेट्स बियॉन्ड मीन में इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। यहाँ कमीशन की रिपोर्ट पड़ी हुई है, गंदम की रिपोर्ट पड़ी हुई है, दवाइयों की रिपोर्टें पड़ी हुई हैं। मुझे बताइए कि किस वफाकी वजीर को, किस हुकूमती ओहदेदार को नैब ने नोटिस किया, बुलाया गया कि बताओ कि जनाब ये तुमने 400 अरब रुपए पाकिस्तानियों की शेरियों से निकाले हैं, जेबों से निकाले हैं पाकिस्तानियों की, और ये तुमने गलत काम किया है। पेट्रोल 25 रुपए इन्होंने बढ़ा दिया बगैर उसकी ओगरा की किसी रिकमेंडेशन। एक रात में पेट्रोल की किल्लत हो गई थी, 25 रुपए बढ़ा दिया, पेट्रोल दस्तयाब हो गया। कभी नैब ने पूछा इनसे कि भाई ये 25 रुपए तुमने क्यों बढ़ा दिया एक रात में? वो कौन सा माफिया था जिसके कहने पर आपने बढ़ाया? नहीं पूछा है। तो नैब अगर पाकिस्तानियों की जेबों पर पड़ने वाले 1000 अरब रुपए के डाके से इनसे नहीं पूछेगी, और खुर्शीद शाह से 100 अकाउंट बना के खड़े कर दिए जो 5 पे आ गए, पता नहीं 100 अरब से ज्यादा की प्रॉपर्टियां दिखा दी, कोई 1 अरब के करीब आ गए हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको घसीटते रहेंगे इसलिए कि खुर्शीद शाह बोलता है असेंबली के अंदर, इनको पसंद नहीं है। तो ये चीजें अगर होती रहेंगी तो नैब की साख नहीं बनेगी। फवाद चौधरी साहब बड़े अच्छे आदमी है, समझदार आदमी है, उनको पता है कि इस वक्त बड़ी कमजोर विकेट पे बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सईद गनी ने कहा कि इदारे जो हैं माजी में भी इस्तेमाल होते रहे हैं और जो है वो अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सो और उन्होंने जो मुकदमात बनाए हैं उनकी वेरासिटी के ऊपर दोबारा कोई जो है वो कमेंट नहीं किया, जिससे जाहिर यही होता है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो केसेस नवाज शरीफ वगैरह पे बनाए गए थे वो बिल्कुल सही हैं। और इसी तरह जब आप PMLN के लोगों को अपने लेंगे तो वो भी आपको कहेंगे कि जो केसेस जरदारी साहब वगैरह पे बनाए वो बिल्कुल सही हैं और वो उसके ऊपर कायम है। लिहाजा केसेस की जाली होने की बात तो ख़त्म हो गई। अब दूसरी बात के ऊपर आइए कि जो ये कह रहे हैं कि नैब का इस्तेमाल, जो नैब का इस्तेमाल जिस तरीके से सैफुर रहमान के दौर में हुआ था, वहाँ उस वक्त तो जजों को फ़ोन किया जाता था कि इसको बीबी को इतनी सज़ा देनी है। मुझे लगता है सईद गनी साहब भूल गए हैं कि किस तरह होता था। तीसरी बात जो उन्होंने बार बार बात की है कि चीनी का कमीशन, वीट का कमीशन, इनके ऊपर जो है वो मुकदमात नहीं बने। पहली बात तो ये कि चीनी का कमीशन किसने बनाया था? वो तो प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था। पेट्रोलियम के ऊपर किसने बनाया था? प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था। इसको पब्लिक करने का फैसला किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर ने किया। नहीं, पब्लिक करने का फैसला किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर ने किया था। अब उसके अंदर जो
जो क्रिमिनल ऑफेंसेस बने हैं जो चीजें हैं उनके ऊपर FIA देख रही है। अगर आप समझते हैं, आप मुतमईन नहीं हैं उन तहकीकात से, वो कमीशन की रिपोर्ट्स तो पब्लिक है, आप उनको उठाइए और आप उठा के नैब में चले जाइए, आप अदालतों में चले जाइए। आपने तो ये नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता है कि आप इसको सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्सटेंटिवली आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, लिहाजा एक ये फैशन जरूर है ये कहना। आई वुड से एक बहुत तवील अरसे के बाद मोहित, एक ऐसी हुकूमत है पाकिस्तान में जिसमें टॉप लेवल के ऊपर किसी पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, जो एक बहुत बड़ी चेंज है पाकिस्तान में इस हवाले से। और मेरा ये ख्याल है कि ये चेंज बहुत एक सिग्निफिकेंट इवेंट है पाकिस्तान। ये इतने बड़े लतीफे ना सुनाओ कौन को आप यार, इस दौर में किसी के ऊपर ब्रेक ले लूं मैं नाज़रीन, मेरे भाई नाज़रीन ब्रेक है। और मैं ये भी चाह रहा हूं कि दोनों जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसको सुनने वाले जो हैं वो खुद से फैसला करें कि कौन क्या बता रहा है। उसको असेस, जाहिर है हर शख्स अपने ही जहन से असेस करता है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम इशू जिसका ताल्लुक पंजाब से है उस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं आपको अब से चंद घंटे पहले का, एक दिन पहले का मैं आपको कमर ज़मान कायरा साहब का टुकड़ा सुनाता हूँ पंजाब के हवाले से। क्यों समझते हैं, अभी भी पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो कोएलिशन है वो एक आसान टारगेट है, उस पर PDM को, PMLN को, PPP को मिलकर काम करना चाहिए। पंजाब पे हमारा इसरार क्यों है? इसलिए कि पंजाब में गैप थोड़ा है। पंजाब में कोई 7-8 वोटों का फर्क है। और हम ये तो नहीं कह रहे ना कि आप फलां बंदे को आगे लाएं या फलां बंदे को आगे लाएं। हम कह रहे हैं पंजाब से इसका आगाज करें और यकीनन मेजॉरिटी पार्टी है, उनको लीड करना चाहिए। हम साथ हैं। जब हम सेनेट में जा रहे थे उस वक्त भी कहा गया कि नंबर गेम नहीं है, तो हमने प्रूव किया कि नंबर गेम है। सईद अली साहब, गुज़िश्ता 3 हफ्ते से आपकी जमात इसरार कर रही है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की हुकूमत को गिराया जा सकता है, लेकिन PMLN आपके साथ आ नहीं रही, क्या वजह है? देखिए, ये उनका हक है, वो डिसएग्री करें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसमें उनका कोई गलत काम वो नहीं कर रहे हैं। हमारी एक राय है, हमारा एक हिकमत अमली का हिस्सा है। हम ये समझते हैं कि अगर पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग शुरू होती हैं तो ये जो कमज़ोर हुकूमत है ये मज़ीद कमज़ोर होगी और इसके ऊपर दबाव बढ़ेगा। और अगर पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि इस हुकूमत की फुटेंस कहाँ होगी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उड़ जाएंगे। तो ये एक अच्छा काम है और ये लिखा हुआ है उसमें, जो एक्शन प्लान APC ने किया था 20 सितंबर 2020 को, उसमें ये मौजूद है कि नो कॉन्फिडेंस भी होगा और आगे चलकर रिज़ाइन देने पड़े तो रिज़ाइन भी देंगे। तो ये APC के एक्शन प्लान का पार्ट है और हम ये समझते हैं कि इससे PDM को भी फ़ायदा होगा। हुकूमत के ऊपर जो दबाव बढ़ा है, ज़िमनी इलेक्शंस में इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है, सेनेट के इलेक्शंस में इनके साथ बुरा हुआ है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जिस तरह ये जीते वो सबको पता है, लेकिन दबाव के अंदर ही आएंगे। तो ये हमारी राय है। अब इससे एग्री करना, डिसएग्री करना, ये जो कंपोनेंट है, जो पार्टीज उसके अंदर हैं PDM के अंदर, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, वो इत्तफाक करें ना करें। ठीक है। फवाद चौधरी साहब, हाँ, बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि PPP के पास बड़ा ज़बरदस्त प्लान है, हिकमत अमली है आपकी हुकूमत को तबाह बर्बाद करने के लिए, गिराने के लिए, सवियत और कुछ ना चले तो बहुत शदीद दबाव में लाने के लिए, लेकिन PMLN शायद अभी तक उनके साथ आ नहीं पा रही। क्या वजह है और कितना बड़ा ख़तरा है आपके लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो पीपल्स पार्टी के प्लान महंगे बड़े होते हैं, तो इसलिए बाकी लोग डरते हैं कि आप इतने अरबों रुपया कहाँ से लाएंगे। सो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि फाइनेंस सारा नून कर दे, तो झगड़ा तो फाइनेंस के ऊपर ही होगा और तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि ओवरऑल जो फ़र्क है पंजाब में MPs का, वो तकरीबन 22-23 लोगों का फ़र्क है। तो यानी आपको 13-14 लोग जो हैं वो चाहिए हुकूमत बदलने के लिए। तो फिर ऐसे जब कमर ज़मान कायरा साहब तो 7 का फिक्र बता रहे थे। नहीं, तकरीबन इस वक्त 23 लोगों का फ़र्क है, तो आप समझिए ना कि 13 लोग कम अज़ कम उधर से इधर शिफ्ट होते हैं, तो फिर जो है वो 13 या 14 लोग, तो फिर वो बात जो है वो बनती है। अब इस तरह की जब कोई कार्रवाई शुरू करते हैं तो फिर ये होता है कि रेट्स बड़े ऊपर चले जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि PMLN और पीपल्स पार्टी यही बात कर रही होंगी कि जिस तरह से सेनेट में हमने किया है, तो इसमें कैसे जो है वो कंट्रीब्यूशन किसने क्या करनी है। बाकी तो और ज़ाहिर है क्या पॉलिसी डिफरेंस होना है। दूसरी बात ये है कि ये इस इलेक्शन में ये तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मसला खर्चे का है। नहीं, वो तो जाहिर है कि PTI का मसला खर्चे का है, बजट का मसला है। करते रहे।
नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ, देखें जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं, फवाद साहब खुद भी इलेक्शन लड़ते हैं, मैं भी लड़ा हूँ, जो बर्बादी तबाही इस हुकूमत ने की है मईशत की, जितनी महंगाई हुई है, जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, लोग परेशान हैं और हलकों में जाने वाले लोग इस पीटीआई के बोझ को उठाकर अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं। तो अगर तो कोई ऐसी कैंपेन चलेगी जिसके नतीजे में इस हुकूमत को जाना हो, तो ये 20-22 तो बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि 40-50 लोग इनके ग्रुप से निकलेंगे और वो कहेंगे कि इस हुकूमत से जान छुड़ाओ, क्योंकि कल को फिर हमने इलेक्शन लड़ना है। तो जिनको इलेक्शन लड़ना होता है वो कोई किसी के इश्क में नहीं खड़े रहते कि जी इमरान खान की मोहब्बत में खड़े होंगे तो फवाद चौधरी साहब के इश्क में खड़े रहेंगे। उनके अपने भी कुछ स्टेक्स होते हैं जिसको वो सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं, और इनकी हुकूमत का जाना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल अब देखें, जब ये फैसला हो इंशाल्लाह ताला, ये पंजाब वाली तो फौरन जाती है, उसके बाद वफाक भी जाएगी। फवाद चौधरी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डस्का में 10 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन को रोक दिया, जिस पे आपकी पार्टी के लोगों ने बड़ी फतह मनाई है। उन्होंने कहा कि हमारी फतह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अब से चंद घंटे पहले 2 ट्वीट किए। डस्का इलेक्शन मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है, आवाम ने वोट तो डालना है। क्यों डरते हो आवाम से, क्यों डरते हो वोट से, क्यों डरते हो योमे हिसाब से? इसलिए कि आवाम से तुमसे बेजार है और वोट की पर्ची तुम्हारी जाली हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। इसी से मिलता जुलता खैर उनका एक और भी ट्वीट है। फवाद चौधरी साहब, ये वही बात है जो सईद गनी साहब कर रहे हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि ये तो खैर उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो तो कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। वो तो एक सियासी तौर के ऊपर वो क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि नहीं ये इलेक्शन जो है वो हम जीतेंगे। जाहिर है पीटीआई के लोग भी कहेंगे इलेक्शन जो है वो हम जीतेंगे। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असल बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला जो किया है, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त तौर के ऊपर किया है। देखिए इलेक्शन में जो इस तरह के इलेक्शन हो जाते हैं उनमें बड़े अखराजात आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के भी आते हैं, कैंडिडेट्स के अपने आते हैं, और एक पूरा पैराफर्नेलिया आप खड़ा करते हैं। सो उसको इजीली डिस्कार्ड करना और सारे इलेक्शन को पूरे को कर देना जो है, ये बड़ा एक आप समझिए कि अनप्रेसिडेंटेड काम है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है। लेकिन जिस तरह से मरियम बीबी ने ये कहा है कि इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन तो होने हैं, वो उन्होंने पीटीआई ने भी लड़ने हैं, पीएमएलएन ने भी लड़ना है, और लोगों को ये हक है कि वो फैसला करें कि किसको उन्होंने वोट देना है, कैसे आगे जाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यकीनी तौर के ऊपर एक बड़े पैराडाइम के ऊपर है कि आप किन सिचुएशंस में इलेक्शन का कदम कर सकते हैं। और दिस जजमेंट विल बी वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट एज फार एज आवर इलेक्शन लॉज इज कंसर्न। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जो रिकॉर्ड मंगवाया गया है और जो इलेक्शन कमीशन को अब ये साबित करना है कि आखिर क्या ऐसे हकायक उसके पास थे, क्या फोरेंसिक एविडेंस थी जिसकी बुनियाद पे पूरे हल्के का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसको कलअदम करार दिया। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। सईद गनी साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो पिटिशन है उसे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और आपका वो जो सारा आर्गुमेंट था वहाँ पर उसे मानने से इनकार कर दिया, कितना बड़ा धचका है ये आपके लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि धचका है। देखें, अगर वो पूरी जजमेंट आप देखें तो वो मेरिट पे तो हुई नहीं ना, टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो गए कि जी आप नो कॉन्फिडेंस कर दें और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं आ सकती। फवाद साहब बैठे हैं, मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन आइन का आर्टिकल 239 का जो सब आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं वो किसी सूरत में अदालत में उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं हो सकता। लेकिन क्या 18th अमेंडमेंट चैलेंज नहीं हुई? क्या उससे पहले वाली अमेंडमेंट चैलेंज नहीं हुई? क्या किसी अदालत ने ये कहा कि जनाब हम इसको, क्योंकि आइन कहता है कि ये नहीं हो सकती तो हम नहीं करते? अदालतों ने वो केसेस सुने हैं, अदालतों ने उन पर फैसले दिए हैं, गलत या सही उस बहस में हम नहीं जाते, लेकिन उन्होंने दिए हैं। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हो सकती है, उस पर अदालत के फैसला आ सकता है, तो ये तो एक चेयरमैन का इलेक्शन था। और अगर मैं ये बात फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मान लूं कि जनाब चलें, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहता है और वोट किसी के रद्द कर देता है, सही या गलत, उसको अब अदालत में नहीं दे सकते, कल तो ये इतनी खतरनाक बात होगी कि स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन हो या चेयरमैन सेनेट का हो या सूबाई असम्बली में हो, जो शख्स प्रिजाइड कर रहा होगा जिसका उस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इसलिए बैठाया जाता है कि उस इजलास को प्रिजाइड करो, वो किसी के कहने पर भी किसी भी उम्मीदवार को जीतने का ऐलान कर देगा, किसी के हारने का ऐलान कर देगा, किसी के जायज वोट रिजेक्ट कर देगा और उसके बाद कहता है जाओ चैलेंज करो। इसे चैलेंज करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में?
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? आगे तो देखिए आगे तो डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन हमारी वो लीगल टीम फैसला करेगी कि उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है, लेकिन डेफिनेटली जाएंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक बात है कि सबको नजर आ रहा है कि वैलिड वोट थे, उसको उन्होंने इनवैलिड कर दिया, हारे हुए को जितवा दिया, जीते हुए को हरवा दिया, और कोर्ट ये कहती है कि हम सुन नहीं सकते। अगर ये मिसाल कायम हो गई तो फिर उसके बाद तो हर आपका इलेक्शन जो होगा, स्पीकर का होगा, चेयरमैन का होगा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में, वो बादशाह है, वो शहंशाह, जिसको जिता दे, जिसको हरा दे, जिसके वोट रिजेक्ट कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब आपके पास कोई फोरम ना हो, कोई रेमेडी ना हो, कोई अपील नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूं कि अदालत को ये फैसला जरूर करना चाहिए था कि ये वोट जो साथ हैं वो वैलिड है या नहीं है। बुनियादी तौर पर तो अदालत से ये पूछा गया था। ठीक, अच्छा फौज साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू। कल के दिन की जो सबसे बड़ी हेडलाइन होनी है सुबह से, वो होनी यही है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो नैब में पेश हुई हैं, और पीडीएम इस पे मैं बात करना चाहूंगा। बस एक मिनट है। ज़हीद गनी साहब ने जो बात की, ये देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने बुनियादी मौक़िफ़ ही तब्दील कर लेते हैं जब हम सिचुएशन बदलती है। अब ये जो ज़हीद गनी साहब ने जिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले दिए हैं, पीपल्स पार्टी ने तो इसको हमेशा रेजिस्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देख सके, और हकीकत भी यही है। ये तो इफ्तिखार चौधरी एंड कंपनी ने अदालतों का आके हशर नशर कर दिया, और अदालत का और एग्जीक्यूटिव की जो पावर है उसको डोमेन को ही उड़ा दिया। और आज जब जस्टिस अतर मिनल्ला इस समझिए के माहौल में, वो वाहिद मेरे ख्याल में वो जज हैं जो ये डिग्निटी अपनी कायम रखे हुए हैं। ये वो उन चंद जजेस में शामिल हैं जो कि अपने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सही हुआ या उन्होंने उस मयार को कायम रखा। फवाद साहब, वक्त में बिल्कुल खत्म हो गया। दोनों हुकूमत और अपोजिशन के दो इंतहाई आर्टिकुलेटेड वेल स्पोकन जो रहनुमा है उनको सुनने का मौका मिला। फैसला नाज़रीन आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।